लास्ट टर्म तक हमने रेस्पिरेशन के कई मेजर हेडिंग्स डिस्कस कर लिए थे और एक फाइनल हेडिंग जो कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड है सिर्फ वो एक डिस्कस करना बाकी रहा है, उसको हम आज डिस्कस कर लेते हैं। किसी रेस्पिरेटरी प्रोसेस में अगर फैट का ऑक्सीडेशन होना है तो वो कैसे होगा उस पर हम चर्चा कर लें। सिर्फ ये एक डायरेक्ट 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसकी डिटेल्स हमारे सिलेबस में नहीं है, पर एक सॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें। यहाँ जब हम फैट ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो हम ये देख चुके हैं कि फैट इज व्हेन ब्रोकन डाउन in the presence of lipase enzyme, lipase की प्रेजेंस में जब इसका ब्रेकडाउन होगा तो अल्कोहल बनेगा ग्लिसरॉल और साथ में फैटी एसिड बनता है। अब फर्दर ग्लिसरॉल का अलग और फैटी एसिड का अलग से ऑक्सीडेशन होगा। जो ग्लिसरॉल है इसका ऑक्सीडेशन शुरू होगा और ये ग्लिसरॉल पहले ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा और इस काम में एटीपी का एक अणु खर्च होगा। इसके बाद ये ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। जब ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा तब यहां एक अणु NaDH2 का जो 3 ATP के इक्वलेंट है वो प्रकट होगा, बनेगा। हम ये जान चुके हैं कि DHAP फर्दर कन्वर्ट होता है PgAl में। हमने देखा ग्लाइकोलिसिस में DHAP एंटर नहीं कर देगा, PgAl एंटर करेगा और फर्दर वो एरोबिक पाथ में ग्लाइकोलिसिस के बाद लिंक पाथवे और लिंक पाथवे के बाद क्रेब्स साइकिल की ओर चला जाएगा। इसका एटीपी कैलकुलेशन अगर हम देखें तो PgAl हमने सारा चीज कैलकुलेशन सारी देख ली है, तो अब ये देख चुके हैं कि एक PgAl का अणु कंप्लीट ऑक्सीडेशन पर 20 ATP देता है, ये हमने देख लिया। टोटल कैलकुलेशन किस तरह लगाते हैं हमने क्रेब्स साइकिल तक एक समरी देखा था, वहां हमने देख लिया था। तो 20 ATP तो एक PgAl देगा, 3 यहां से मिल जाएंगे, 23 ATP हुआ -1 क्योंकि ये खर्च हो रहा है। 20 ATP PgAl के बाद बनेंगे, 3 यहां से बनेंगे, 23 -1, तो ग्लिसरॉल का नेट गेन 22 ATP का रहेगा। 20 PgAl के बाद 3 यहां से, 23 -1 that's 22 will be the net gain for complete oxidation of a molecule of glycerol। दूसरा जो चीज बच गया वो बचता है फैटी एसिड कि अपॉन ऑक्सीडेशन फैटी एसिड कितने एटीपी प्रदान करेगा, उस पर भी हम एक उदाहरण के साथ चर्चा कर लें। मान लीजिए कोई भी फैटी एसिड है तो पहले वो फैटी एसिड जब अपने ऑक्सीडेशन पर जाएगा तो ये फैटी एसिड पहले
एक्टिवेट होता है, क्योंकि फैट का जो ब्रेकडाउन हुआ है, फैट का ये ब्रेकडाउन साइटोप्लाज्म में हुआ जब लाइपेज की प्रेजेंस में ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बना। अब फैटी एसिड का जो ऑक्सीडेशन होगा वो फर्दर ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जिसे हम बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। फैट का ऑक्सीडेशन कैसा होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि फैटी एसिड किस तरह का है, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, मोनो डाई ट्राई किस तरह का फैटी एसिड है उस पर डिपेंड करेगा। तो फैटी एसिड फैटी एसाइल कोएंजाइम ए में चेंज होता है, ये एक्टिवेशन स्टेप है। और इस एक्टिवेशन स्टेप में एक एटीपी खर्च होता है और एक एएमपी लिबरेट होता है, यानी एक एटीपी के 2 फॉस्फेट अणुओं का यहां पर कंजम्पशन हुआ, 2 हाई एनर्जी बॉन्ड यहां पर टूटे। इसलिए जब भी हम पहले भी देख चुके हैं फोटोसिंथेसिस में भी ऐसा कि जब एक अणु एएमपी में कन्वर्ट होता है एटीपी का, तो नेट गेन की कैलकुलेशन के समय हम 2 एटीपी माइनस करते हैं। ऐसा हमने C4 साइकिल में भी देखा है, जहां हमने कैलकुलेशन में 12 एक्स्ट्रा एटीपी कैलकुलेट करना सिखाया था। तो एक एटीपी क्योंकि एएमपी में खर्च हुआ है, तो इस एटीपी खर्च को जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो 1 के बजाय -2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक एएमपी को वापस एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए 2 एटीपी का खर्च होगा। इस स्टेज में जब ये आ गया, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर ऑक्सीडाइज होगा और ये बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल्स में रन करता है। डिपेंड करता है कि किसी फैटी एसिड में कितने कार्बन है, अकॉर्डिंगली उसके साइकिल्स अलग अलग होते हैं। प्रत्येक बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल में क्या क्या निकलेगा, एक साइकिल में एक अणु NADH2 का निकलता है। अगर मैं एक साइकिल की बात करूं तो एक अणु NADH निकलेगा, जो हम जानते हैं 3 एटीपी के तुल्य होगा। दूसरा एक अणु FADH2 का निकलेगा और हम जानते हैं कि वो 2 एटीपी के तुल्य होगा। तीसरा चीज एसिटाइल कोएंजाइम ए के अणु बनेंगे और ये कहा जाएगा क्रेब्स साइकिल में। ये क्रेब्स साइकिल में चला जाएगा और प्रत्येक अणु एक क्रेब्स साइकिल को रन करेगा। हम रेस्पिरेशन एरोबिक में पढ़ चुके हैं कि एक क्रेब्स साइकिल 12 एटीपी देती है। ठीक, तो टोटल कैलकुलेशन जब मुझे लगानी होगी तो मुझे ये 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी फैटी एसिड में कितने कार्बन है, और प्रत्येक फैटी एसिड से जब ब्रेकडाउन होगा तो एक चक्र के अंत में एसिटाइल कोएंजाइम में कितने बनेंगे, ये बात मुझे याद रखनी होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें, मान लीजिए एक 16 कार्बन फैटी एसिड जिसका नाम है पामेटिक अम्ल। पामेटिक अम्ल एक कॉमन फैटी एसिड है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है, और ये पामेटिक अम्ल पहले पामेटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा। जैसे हमने कहा फैटी एसिड एक्टिवेटेड होगा और फैटी एसाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा, ऐसे ही पामेटिक एसिड विल कन्वर्ट इनटू पामेटाइल कोएंजाइम ए। यहां एक बार एक्टिवेशन होने के बाद, क्योंकि ये 16 कार्बन का है और ये बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल्स में जाएगा,
तो 16 कार्बन है और एसिटाइल कोएंजाइम ए के एक अणु में 2 कार्बन होती है। अंडरस्टूड है? जितने कार्बन है उसके अकॉर्डिंग डिवाइडेड बाय 2 करने पर, क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम में अंतिम उत्पाद होगा, तो अंडरस्टूड है यहां पर 8 अणु एसिटाइल कोएंजाइम ए के बनेंगे। प्रत्येक एसिटाइल कोएंजाइम ए का अणु 12 एटीपी देगा, यानी टोटल 96 एटीपी हो जाएंगे। हमें किसी भी फैटी एसिड के लिए अगर ये कैलकुलेट करने को कहा जाए कि वो नेट एटीपी कितने देगा, तो हमें ये कैलकुलेशन के कुछ स्टेप लिखने हैं, वो मैं बता देता हूँ। हमें ये देखना है पहले कार्बन की संख्या कितनी है उस फैटी अम्ल में जो दिया गया है, उसे डिवाइडेड बाय 2 करना है, तो हमें एसिटाइल कोएंजाइम में अणुओं की संख्या ज्ञात हो जाएगी। उसे 12 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि प्रत्येक क्रेब्स चक्र 12 एटीपी देगा, तो हमें टोटल एसिटाइल कोएंजाइम ए की एटीपी गुणवत्ता मालूम पड़ जाएगी। हमने ये देखा कि प्रत्येक बीटा ऑक्सीडेशन टर्न में एक NADH और एक FADH भी बनता है। हमें ये खास बात से याद रखना होगा, ये हमारे सिलेबस की लिमिट से बाहर है, पर हम जानकारी के लिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए ध्यान रखें कि जितने अणु डिवाइडेड बाय 2 करने पर एसिटाइल कोएंजाइम ए के आएंगे, उससे एक कम साइकिल चलेगी, क्योंकि अंतिम उत्पाद स्वयं एक एसिटाइल कोएंजाइम ए है, तो उसके लिए अलग से बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल नहीं चलता। तो जितने एसिटाइल कोएंजाइम ए के अणु होंगे उससे एक कम साइकिल चलेगी। यानी अगर संख्या यहाँ 8 आ रही है तो टोटल साइकिल्स की संख्या 7 ही होगी। तो 7 NADH2 बनेंगे और प्रत्येक NADH2 3 एटीपी के तुल्य है, तो 21 अणु एटीपी के NADH से बनेंगे। 7 अणु FADH2 के होंगे इंटू 2 एटीपी, 14 अणु एटीपी के यहां बनेंगे। ये 3 तरह की कैलकुलेशन हमें सिर्फ क्वेश्चन में लगानी है। पहले डिवाइडेड बाय 2 करके एसिटाइल कोएंजाइम ए की संख्या बतानी है, उससे एक कम NADH और एक ही कम FADH के एटीपी कैलकुलेट करने, फिर इसका ग्रैंड टोटल लेना है, जो यहाँ पर 131 एटीपी आ रहा है। लेकिन ये क्या है 131 एटीपी? ये ग्रॉस टोटल है। हमने कहा क्योंकि एटीपी AMP में कन्वर्ट हो रहा था, तो AMP को वापस ATP में कन्वर्ट करने के लिए 2 एटीपी की आवश्यकता होगी। यानी ये जो उत्पादन आया ये ग्रॉस सकल उत्पादन है, इसलिए नेट उत्पादन निकालने के लिए हमें -2 करना पड़ेगा। तो 129 विल बी द नेट गेन ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, पामिटिक एसिड। इसी तरह ये स्टेरिक एसिड, लॉरिक एसिड, किसी भी एसिड के लिए सवाल पूछा जा सकता है। सबसे कॉमन पामिटिक एसिड का क्वेश्चन है, तो हमें क्वेश्चन पर्सपेक्टिव से ही सिर्फ इसे याद रखना है कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन है जो कैटेगरी पर डिपेंड करता है। विद दिस रेस्पिरेशन का चैप्टर हमारा कंप्लीट है। थैंक यू।